इसी के ताल्लुक से तीसरा सवाल मेरा प्रोफेसर साहब कि एक पजल है, एक कॉनंड्रम है कि एक तरफ जैसा आपने कहा जॉब्स जा रही है, सैलरीज कम हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे रियल स्टेट है, हमारे रेंट्स है। अभी अगर हम देखेंगे किसी भी एक आम इंसान के उसकी इनकम का एक्सपेंस का अगर अकाउंट, तो उसमें जो है आपका रेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगे। तो ये क्या चीज़ है? ये बहुत अहम सवाल किया आपने। हमारी अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें कि हमने गरीबी को कैसे सॉल्व करने की कोशिश की, तो हमारा जोर सारा खाने पे रहा। हमने शुरू से ये कहा कि जो गरीब है उसको 2 रोटी मिल जाए, उसको चावल मिल जाए खाने के लिए। तो हमारी सारी इंटरवेंशंस वो राशन की दुकान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोग भी जब गरीबों की बात करते हैं तो कहते हैं हमने 100 लोगों को खाना खिला दिया। तो हमारा जोर पूरा खाने पे था और उसके नतीजे सामने हैं कि 1942 में जो तकरीबन 1 करोड़ लोग मरे भूखमरी से, अब कोई नहीं मरता इंडिया में भूखमरी से। अब बहुत रेयरली सुनाई देता है आपको। अब लोगों के पास उतना खाना है कि वो खा के जिंदा रहे, ये नहीं कि वो खा के बड़े फले फूले, लेकिन उतना तो खा। लेकिन हमने उसमें वो नहीं किया जो बाकी मुल्क करते हैं। बाकी मुल्क क्या करते हैं कि वो खाने पे उनका उतना जोर नहीं होता। अमेरिका में सारा जोर गरीबी हटाने का, अमेरिका में भी बहुत गरीब थे, अमेरिका में सारा जोर था घर देने। उस वजह से अमेरिका में हर एक के पास 1, 2, 3 घर हुए। वो एक अलग मसला हुआ, उससे वो पूरी यूरोपियन क्राइसिस शुरू हुई 2008 में। लेकिन अमेरिका में आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास घर नहीं। वो कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के शहर में फुटपाथ पे होते हैं, कहीं न्यूयॉर्क में दिख जाते हैं, वो होमलेस जो होते हैं वो अपनी मर्जी से होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि घर ना मिले। सिंगापुर में वहां पे हर एक को घर देती है गवर्नमेंट, तरतीब से देती है, एक लाइन से देती कि आप गैर शादीशुदा हैं तो अभी नहीं मिलेगा, शादीशुदा हैं तो अब फौरन मिलेगा। तो इस तरह से हाउसिंग का जो प्रॉब्लम था वो कई जगहों पे सॉल्व हुआ। हमारे यहाँ वो बढ़ता चला गया। और दूसरी वजह ये हुई कि हमारे पास बहुत सारे लोग शहरों को आए। हमारे शहरों में इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग रह पाते, तो उस वजह से लोग बिल्कुल ही छोटे छोटे घरों में, कच्चे घरों में, इलीगल जगहों पे उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए। हैदराबाद का जो फ्लड था उसमें आप सब लोगों ने देखा कि ऐसे ही लोगों पे सारा कहर पड़ा, क्योंकि उनके पास घर ऐसे थे ही नहीं जो घर बारिश को बर्दाश्त कर सके। इसमें खुसूसन मुसलमानों में ये ज़्यादा मसला है, क्योंकि अगर आप तेलंगाना में देखें तो मुसलमान आबादी 60% मुसलमान आबादी के पास अपना घर नहीं है, और बनिस्बत नॉन मुसलमान आबादी जिनके 40% के पास नहीं है। अच्छा, वो जो 40%, वो जो 60% नॉन मुसलमान आबादी है जिनके पास अपना घर है, उसमें 60% ऐसे हैं जिनके पास पक्का घर है। हमारे यहाँ जो 40% हैं जिनके पास अपना घर है, उसमें 60% ऐसे हैं जिसमें कच्चा घर। तो आप देखिए कि ज्यादा हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनका घर प्लास्टिक की शीट है, छत पे टीन है, हवा आई, छत उड़ गई, बारिश आई, दीवार गिर गई, सामान बिक गया। इस वजह से चूंकि हमारे यहाँ बहुत कम अवेलेबिलिटी है घरों की, वो सिंपल पहला दर्जे की इकोनॉमिक्स कि जहाँ सप्लाई कम होगी वहाँ पे पैसे ज़्यादा होंगे। आप अगर चाहें, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपको कुछ नहीं मिलेगा हैदराबाद। 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। जी जी। आप उस 1 करोड़ में सेंट्रल लंदन में आपको 2 बेडरूम का फ्लैट मिल जाएगा, सेंट्रल लंदन, मार्बल आर्च। अच्छा, आप देखेंगे कि इंडिया के लोग जो है वो जाके बार्सिलोना में घर खरीदते हैं, क्योंकि 50 लाख में बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। हमारे यहाँ बहुत कम अवेलेबिलिटी है, उस वजह से हमारे घर बहुत महंगे होते हैं। अभी अपन फोर्थ सवाल पे जाएंगे, जहाँ पे एक फैमिली के अंदर बजटिंग का क्या अहमियत है और क्या प्रायोरिटीज़ रहनी चाहिए, ख़ुसूसन तौर पे आज और आने वाले 1-2 साल के। अगेन बहुत अच्छा सवाल। तो इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि ये समझना ज़रूरी होता है कि हम पैसे कमाते क्यों, पैसों की क्या ज़रूरत है, क्यों कमाते हैं आप पैसे। तो
100 साल पहले ही ये इकोनॉमिक थियरी में ये एक्सप्लेनेशन आया था कि हर आदमी, इकोनॉमी का हर फर्द चाहता है कि वो एक कुछ पैसे कमाए। क्यों चाहता है वो पैसे कमाए? क्योंकि उसकी 3 ज़रूरियात होती हैं। शुरू बेसिक इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि हर आदमी की 3 ज़रूरियात होती हैं। एक पहली ज़रूरत होती है ट्रांजैक्शन, कि आपको जाके कुछ ना कुछ खरीदना है जी। आप हेयर कट खरीदें, आप जूता खरीदें, आप खाना खरीदें, तो ये पहली, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पैसे खर्च होते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव जिसको कहते हैं, जी। कि कुछ ना कुछ खरीदना है, लेन देन जिसे कहते हैं। जहाँ जी कोई ज़रूरियात, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए आपको जब भी कुछ खरीदना हो जी उसके लिए आपको पैसे चाहिए, जी जिसमें खाना, घर, पानी। दूसरी ज़रूरत होती है कि हम में से हर आदमी थोड़े से पैसे रखना चाहता है कि कोई ना कोई इमरजेंसी निकल आती है, उसको कॉन्टिंजेंसी एक्सपेंस कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, बीमार हो जाए, बीमारी सबसे बड़ा कॉन्टिंजेंसी है जी। लेकिन किसी और को ज़रूरत पड़ गई, किसी और को पैसे देने हैं, आपको मोहल्ले में कुछ हो गया, तो थोड़े से पैसे हम रखते हैं जी कॉन्टिंजेंसी के लिए। तो अगर आपकी तनख्वाह 100 रुपए जी। है, आप जाके पहले दिन एटीएम से 150 रुपए नहीं निकालते, आप जाके निकालते हैं 50 रुपए की। 20 रुपए का किराया दे दिया आपने, 10 रुपए के बिजली और टेलीफोन की बिल दे दी, और 20 रुपए का ग्रोसरी लेके घर पहुंच गए ताकि चूल्हा जलता रहे। आप 10 रुपए रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो मेरे पास वो 10 रुपए होने चाहिए। 40 रुपए और या कोई एक रकम आप रखते हैं जिसको कहते हैं स्पेक्यूलेटिव। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े, हम कोई ऐसी चीज में ये पैसा लगाएं जिससे हमको फायदा हो आगे। जो बहुत गरीब इंसान होता है उसके पास ना कोई कॉन्टिंजेंसी मनी होता है, ना स्पेक्यूलेटिव मनी। जैसे आप बड़े आदमी बनते रहते हैं, आपकी खाने के लिए आपको बिल्कुल ही नहीं चाहिए। आप जैसे लोग 2-3% अपनी तनख्वाह खर्च करते हैं खाने पे, गरीब मजदूर वो 90% खर्च करता है अपने खाने पे। अगर उसकी तनख्वाह 100 रुपए है तो वो 150 रुपए का खाना खाता है, उसके और कुछ नहीं होता, तो वो बड़ा वल्नरेबल होता है। इस साल ये वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गई क्योंकि हम सब लोगों की तनख्वाहें कम हुई, कुछ की तनख्वाह 0 हो गई, तो इस वजह से हम और हेल्थ एक्सपेंडिचर कभी भी हो सकता है। 30-40% को अंदेशा है कि बीमारी हो जाए। कुछ पैसे हमें स्पेक्यूलेशन में ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्पेक्यूलेशन पढ़ाई का होता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए हमको चाहिए कि हम कुछ पैसे रखें। अब देखिए, आप इस जनरेशन के माँ बाप जो हैं उनको ये बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। हमारे वक्त अगर हम कॉलेज जाते तो मेरी फीस 105 रुपये सेमेस्टर की, कोई बड़ा मसला नहीं था। अब आप किसी भी कॉलेज को चले जाएं तो आपके पास कम से कम 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए। तो उसके लिए आप लोगों को, सब लोगों को थोड़े से पैसे रखना, जमा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसमें भी एक बड़ा मसला रहा, वो ये कि हमने एक ऐसा सिस्टम पैदा ही नहीं किया जहाँ पे लोग बड़ी आराम से, खुशी से थोड़े पैसे बचा सकें। आप लोग कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि हमारी रेस में एक ऐसा मुल्क है जो हमसे थोड़ा आगे निकल गया है। वो ऐसा मुल्क जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी आगे बढ़ जाएगा, और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश अब पर कैपिटा इनकम में इंडिया से ज़्यादा हो गया पिछले महीने जी। कैसे हुआ? बांग्लादेश की एक बड़ी वजह ये थी कि बांग्लादेश ने ये एनकरेज किया सब गरीबों को कि वो कुछ पैसे अपने महफूज रखें। उनको कई इंस्ट्रूमेंट्स दिए उस पैसे को बचाने के। हमने क्या किया, या तो आप बैंक जाएं, बैंक से बहुत लोग वैसे ही कतराते हैं बैंक, और आजकल बैंक बड़े डामाडोल भी है। नॉन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे नहीं हमारे, कुछ जो थे उनसे बड़ा धोखा हुआ लोगों को। उस वजह से हमारी सेविंग्स रेट गिरती जा रही है। इंडिया की सेविंग्स रेट, या आखिरी बात बताऊं आपको मैं कि इंडिया की सेविंग्स रेट 10 साल पहले 36% होती थी। 36% कि हर आदमी औसतन अपनी तनख्वाह 100 रुपए की तनख्वाह में से 36 रुपए बचाया करता था। अब 17 रुपए पिछले 10 साल में, खुसूसन पिछले 5-6 साल में सेविंग्स रेट बहुत गिर गई है। सेविंग्स क्यों ज़रूरी होती है? एक आपको ज़रूरी होती है आपके इंडिविजुअल काम के लिए, एक इकोनॉमी को ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप सब लोग 30 रुपए जमा करेंगे, 100 लोग जमा किए, तो 3,000 रुपए इकोनॉमी के पास
ताकि वो लेंड करे और इन्वेस्ट करे। अब आप लोग 17 जमा कर रहे हैं तो 1700 रुपए ही हैं जिनसे हम कोई इन्वेस्टमेंट कर सके। इस वजह से इंडिया का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी गिर गया और उस वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट भी गिर गई। प्रोफेसर साहब, एक लास्ट सवाल आपके लिए। अब हमारे पेरेंट और हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए अगर आप 2 सजेशंस देंगे, हर एक के लिए, पेरेंट के लिए और फिर स्टाफ के लिए 2 सजेशन, तो क्या रहेंगे? सबसे बड़ा सजेशन, सबसे पहला सजेशन ये है कि इस दौरान, इस बड़े अनसर्टेन दौर के चलते हुए, एंड दिस कैन एक्सटेंड अप टू 2 years, आप सब लोग बहुत मोहतात होके, बहुत केयरफुली, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने पैसे खर्च करें। अगर आपके पास कुछ चंद पैसे हैं तो सिर्फ उन चीज़ों में खर्च करें जिन पे आप जो बिल्कुल नागुज़ीर है। शादी, ट्रैवल, जो भी पोस्टपोन हो सकता है वो पोस्टपोन करें। ये मैं सिर्फ उन लोगों से नहीं कह रहा हूँ जो गरीब लोग हैं, मैं उन सब लोगों से कह रहा हूँ जिनके पास, जो किसी भी दर्जे के हो, बिल्कुल गरीब, मिडिल क्लास, रिच, एवरीबडी शुड कीप एज मच मनी सेव्ड एज पॉसिबल। अगर आपकी तनख्वाह, कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो बड़े खुशकिस्मत हैं, आपकी तनख्वाहें कम नहीं हुई, कुछ तो और खुशकिस्मत हैं जिनकी शायद बढ़ भी गई, क्योंकि कुछ सेक्टर, 2-3 सेक्टर में तो इजाफा हुआ है। जो आप लोग, जो आप फार्मेसी और हेल्थ केयर और आईटी में काम कर रहे हैं उनके पैसे बढ़ गए, लेकिन आप लोग भी मोहतात रहें। अगर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप वो बांट भी दें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है पैसे। तो पहली चीज़ ये कि आप सेव करें अपने लिए, औरों के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ होने वाली है और अब होने वाली है, अभी पूरी तकलीफ ख़त्म नहीं हुई। अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक हो सके आप आपके पास जो नौकरी है या जो व्यापार है वो बड़ी केयरफुली करें, क्योंकि अब ये होगा कि आपकी नौकरी भी और आपका बिजनेस भी दोनों बड़े अनसर्टेन हो गए। नौकरी, चाहे आप सबसे अच्छे एम्प्लॉय हो कंपनी के, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी अगले 6 महीने में रहेगी। आपका बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो आप ये अनसर्टेनिटी को नज़र में रखते हुए चलें, क्योंकि क्या हो रहा है, सब एक जो बड़ा मसला कोविड की वजह से हुआ है, इस साल की वजह से हुआ है, वो ये नहीं कि एक करोड़ लोगों को कोविड हो गया या 2 लाख लोग मर गए। उसका बड़ा मसला ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मेंटल टेंशन हो गया जी। ये एंजाइटी, ये बहुत दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर सीइंग। और ये हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हम सब, ये धीरे धीरे हमको खाया जाएगा। तो ये ज़रूरी है हमको कि हमारे पास ये नॉलेज रहे कि भाई कुछ भी हो सकता है, और चाहे जो हो जाए हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोएंगे, हम अपना एतमाद नहीं खोएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास, होपफुली सब लोग ऐसे हैं जिनके पास एक अकीदा है, एक बिलीफ है, वो हम बरकरार रखें कि भाई ठीक है, मुश्किल टाइम आएगा और ज़रूर आएगा, और दिनों के इससे ज़्यादा अंदेशा है कि आएगा, लेकिन उसमें हम अपने अकीदे पे, अपने फेथ पे पूरा भरोसा रखते हुए 1-2 साल जो मुश्किल साल है वो गुजारें। तो मुख्तसर ये कि एक खर्च कम से कम कीजिए और अपना ईमान पुख्ता रखिए। ईमान उस बात पे कि चाहे जितनी तकलीफ हो वो कहीं ना कहीं तो अंत होगी, और इसमें आप लोगों को ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी है कि जो टेंशन या जो एंजाइटी हम देख रहे हैं अपने बच्चों में, वो उसको आप कम से कम करें, उसकी जिम्मेदारी आप लें, आप बच्चों से बात करें, और जो माली तकलीफ़ें होंगी उसमें आप एक सीधा साधा प्रायोरिटी करें। मेरा मशवरा ये रहेगा कि आपकी जो आपके पास जो कैपिटल है या पैसा है उसको आप पहले महफूज कर लें कि एक जो बहुत अहम ज़रूरियात है, खाना,
किराया, दूसरे अपने बच्चों की फीस, ये वो कंटिन्यूटी ना टूटे। एक बड़ा मसला इस साल ये होने वाला है, यूनिसेफ का एक एस्टिमेट है कि कम से कम 3 करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो इस साल के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे क्योंकि उनके पास वो तसलसल चला गया और पैसे नहीं है। तो ये आप सर्टेन कर लीजिए कि अपने बच्चों को, आपके बच्चों को ये तकलीफ से ना गुजरना पड़े, क्योंकि अगर वो अब ड्रॉप आउट हो गए या अब उन्होंने तालीम में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत मशकूर है हम आपके, जज़ाकल्लाहु खैर सर। थैंक सर, शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह इकॉनमी हम पर असरअंदाज होगी, ख़ास तौर पर पेरेंट कम्युनिटी के ऊपर, और इस माहौल में कि पेरेंट कम्युनिटी जिस हिसाब से अपना डिसीशन लेगी और एक्शंस लेगी अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन के ताल्लुक से, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगी अभी भी और आने वाले फ्यूचर में भी। देखिए, एक बात इसमें बहुत क्लियर है, वाज़ेह है कि जो बच्चों के ऊपर एजुकेशन में जो खर्च होता है वो एक्चुअल में ख़र्चा नहीं है, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है हमारे आने वाला, ये बच्चों के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ आज तो वहाँ पर उन्हें बाउंस बैक होने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉम्पिटिटिव, इंडिया के लेवल पर भी ये कॉम्पिटिटिव रहने के लिए आज उसका इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन इसी तौर पे मुख्तलिफ़ माहिरीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना मुफीद फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दें। जज़ाकल्लाहु खैर।